आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल में बायजूस एग्जाम प्रेप, जहां पे अब नेक्स्ट 1 घंटा हम सब इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं. सो एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ऑडिबल, विजिबल? क्विकली लेट मी नो बिकॉज माय टेक्निकल फ्रेंड इज स्टिल हियर, एंड इफ everything fine then he will allow me to continue with the session. So if everything fine, let me know quickly. Audible, visible? जल्दी से बता दीजिए हाँ या ना, so that my technical friend can allow me to take the session, right? लेट मी राइट इट. अगर मैं सुन नहीं पाएंगे तो फिर मैं बोलूंगा भी तो नहीं होगा. प्लीज डू रिप्लाई एसएप. ऑल फाइन? ओके, ग्रेट. ऑडियो क्लियर, वीडियो क्लियर. चलिए, बहुत ही बढ़िया. यस. सो व्हाट यू हैव सीन कल 9:35, राइट? 9:35 देयर वाज अ ह्यूज अनाउंसमेंट. सो सबसे बड़ी बात आ जाती है 8, 9, 11, 12, राइट, जुलाई का एग्जामिनेशन. अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी के दिमाग में हो रहा होगा कि सर डेट्स तो आ चुकी हैं, लेकिन एग्जैक्ट डेट कौन सी होगी? इकोनॉमिक्स का पेपर जुलाई के महीने में होगा या अगस्त के महीने में होगा? राइट, विच वन? अगर जुलाई में है तो फिर 8 होगा या 9 होगा या 11 होगा या 12 होगा, या फिर अगस्त का है तो फिर 12, 13 कुछ भी है. देखिए, ये दिस इज समथिंग, ये इसके बारे में सिर्फ दो लोगों को पता है. जैसे आज मैंने सुबह के बैच में ही बोला था कि सिर्फ दो लोगों को पता है. एक है द गॉड, राइट, नंबर वन, एंड द नंबर टू इज एनटीए. सो गॉड का नंबर अगर है तो फिर बहुत ही बढ़िया है, लेकिन एनटीए का कस्टमर के नंबर है, वहां पे कॉल करके भी अगर आप पूछेंगे सो इसका कोई आंसर तो नहीं मिलने वाला है नहीं. लेकिन एक्सपीरियंस से जो मुझे समझ में आ रहा है कि जुलाई जुलाई के महीने में ही ये पेपर होना चाहिए, और ये इकोनॉमिक्स हमेशा कहीं ना कहीं पहले ही सेशन में हो जाता है, राइट? तो अभी आने वाले 1-2 दिन के अंदर ये भी क्लेरिफाई हो जाएगा कि इकोनॉमिक्स का जून में है या अगस्त में है. बट मेरे ख्याल से जुलाई इज द टाइम, राइट? सो टेक इट लाइक कि 8 जुलाई ही आपका एग्जाम डेट है. पहला दिन जो है उसी को लेके चलिए, ज्यादा इसको आगे हम टाइम नहीं बढ़ाएंगे. अगर इससे ज्यादा टाइम मिलता है तो वो बोनस है, वो हमारे लिए और अच्छा रहेगा. लेकिन अगर 8 तारीख को हम मान के चले कि 8 को ही हमें एग्जाम देना है, तो ये बेस्ट रहेगा सभी के लिए, सभी की स्ट्रेटेजी के लिए, राइट? यस. सो दिस इज व्हाट आई कैन से, एंड मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट होगा टू बी, जितना हो सकता है एक्सपेक्ट द वर्स्ट एंड अपियर फॉर द एंड गिव योर बेस्ट. एक्सपेक्ट द वर्स्ट एंड गिव योर बेस्ट. दैट इज व्हाट आई कैन से. ओके, चलिए. सो आज का सेशन शुरुआत करते हैं. आज आशा करता हूं कि 26 जून सभी ने मॉक टेस्ट लिया होगा, राइट? मॉक टेस्ट, ये दिस इज एक्सक्लूसिवली फ्री फॉर एवरीवन. प्लीज डू लेट मी नो कि अगर किसी के पास, किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया है, ये अभी भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर एवरीवन, राइट? फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड दिस कैन बी अप्लाइड बाय एनीवन. जिनको भी इकोनॉमिक्स में पेपर देना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं. गेट ऑल योर ऑल इंडिया रैंक प्रिडिक्टेबिलिटी भी आपको एक मिल सकता है यहाँ से. जितने लोग ज्यादा अप्लाई करेंगे उतना बढ़िया रहेगा. सभी के सभी ज्यादा डेटाबेस होगा, ज्यादा लोग पेपर दे रहे हैं, तो उसमें आपकी जाहिर सी बात है ऑल इंडिया रैंक भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइट? सो इस सेशन के बाद ये लिंक जो है मैं आपको इस कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं. अभी भी रात के 12 बजे तक या कल सुबह भी आप कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिए जितनी जल्दी हो सके, बढ़िया रहेगा. ओके. सो 28 जून बहुत सारे आपके क्वेश्चंस थे. देखिए, जैसे जैसे एग्जाम्स का डेट आ रहा है, एग्जाम्स का डेट आया, हमने इंडियन इकोनॉमिक्स का मैराथन और इंडियन इकोनॉमिक्स के बेसिक जितने क्रैश कोर्स था वो भी मैंने कर लिया है. तो देर आर वन मोर सेगमेंट, वन मोर क्लास इज लेफ्ट, वन मोर क्लास, एंड इंडियन इकोनॉमिक का क्रैश कोर्स खत्म हो जाएगा. डू ज्वाइन मी ऑन दिस वर्कशॉप बिकॉज देर विल बी सम फ्री गिफ्ट फॉर एवरीवन, राइट? एंड फ्री गिफ्ट इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, फ्री गिफ्ट इन टर्म्स ऑफ योर जेआरएफ के लिए, आपके जेआरएफ के लिए उसमें तैयारी करने के लिए हेल्प मिलेगा. फ्री कंटेंट विल बी देयर. सो इट्स अ काइंड ऑफ फ्रीबीज. डू ज्वाइन मी, रजिस्टर कर लीजिएगा. 28 जून 8 बजे जरूर मिलिएगा मेरे साथ. ओके. सो दिस वाज द क्रैश कोर्स दैट वी वर डूइंग. सो 1, 2 एंड 3 डन. अभी एक और बाकी है, उसके बाद विल स्टार्टिंग विद द इकोनोमेट्रिक्स. हाउएवर, इकोनोमेट्रिक्स में यू कैन फाइंड देयर आर सम जो डेट्स हैं. अभी मैं यहाँ पे डेट चेंज नहीं कर रहा हूँ बिकॉज अभी तक जैसे आपको नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता कि कब होगा एग्जामिनेशन. सो अगर 8 जुलाई होगा तो अकॉर्डिंगली दीज विल बी, द डेट्स विल बी एडजस्टेड, द डेट्स विल बी एडजस्टेड. एंड इफ
ये जुलाई के अगस्त में होता है, तो अगेन द डेट्स विल रिमेन द सेम, राइट। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन की व्हाट आर द एक्चुअल डेट्स। सो आई होप कि जैसा भी होगा हम लोग इसको चेंज कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए, सो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन आज का। दिस इज पेपर पार्ट 2 ऑफ पेपर 3 दिसंबर 2012। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं इस क्लास में, इस सेशन में। लेट्स क्विकली स्टार्ट विद देम। सपोज द मनी सप्लाई एंड द प्राइस लेवल आर कांस्टेंट। आई एम गिविंग यू टाइम, एक बार पढ़ लो खुद इस क्वेश्चन को और इसका दिमाग थोड़ा लगाइएगा कि कैसे होगा। मान के चलो कि अगले 30 सेकंड की आपके पास है, पेपर में आप ओरिजिनल जैसे आप पेपर में बैठेंगे वैसे ही आप इस क्वेश्चन को करिए। आई विल बी साइलेंट फॉर नेक्स्ट 30 सेकेंड्स। क्वेश्चन को पढ़ना और आंसर सोचना। रेड द क्वेश्चन। सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया? क्या लिखा है? मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल कांस्टेंट है, राइट। अब डिमांड फॉर मनी इज अ फंक्शन ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। तो जैसे हमारा नॉर्मल डिमांड फॉर मनी होता है, तो दैट इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, राइट, एंड इंटरेस्ट रेट। सो इनकम का मतलब हो गया कि जहां पे ये ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है, प्रिकॉशन है, और ये वाला हो गया स्पेकुलेटिव, राइट। अब आते हैं कि क्या होगा व्हेन द इनकम लेवल राइजेस। सो व्हाट इज द बेस्ट आंसर दैट यू कैन सिलेक्ट? व्हाट इज द थिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ? कमेंट सेक्शन में कमेंट आया है, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन लिखा है, मुनेश प्रीति। सर सभी यूनिट के एमसीक्यूज करवा दीजिए प्लीज, जो पहले एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले हैं। आई हैव ऑलरेडी डन दैट। मैं ऑलरेडी कर चुका हूं इस चीज को। एनीवे anyway, चलिए इसका जरा आंसर सोच लेते हैं। सभी ने सोच लिया होगा, अब मैं इसका आंसर का खुलासा करता हूं कि कैसे इसको करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात है मनी डिमांड की बात करते हैं। मनी डिमांड का मतलब है दिस इज गिवन एज, सो के पी वाई माइनस एल आई, जहां पे ये वाला जो है ये है कंपोनेंट मनी डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशन, जो कि पी वाई पे डिपेंड करता है, और ये वाला है स्पेकुलेशन। तो ये है स्पेकुलेशन, ये है मनी डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये कांस्टेंट है और ये इनकम बढ़ रहा है। जब इनकम बढ़ेगा तो क्या मतलब है? इनकम बढ़ेगा तो एमडीटी ये बढ़ेगा, राइट। यानी कि इनकम बढ़ेगा तो मनी डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन बढ़ेगा। जब मनी डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन बढ़ेगा तो मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेशन घटेगा। जब मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेशन घटेगा तो इसका मतलब है इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, राइट। ये क्यों है? बिकॉज जो मनी डिमांड है दैट इज अ पार्ट, उसका पार्ट है ट्रांजैक्शन प्लस एक पार्ट है स्पेकुलेशन। सो जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो इट इज बेसिकली मनी डिमांड इज फिक्स्ड बिकॉज मनी सप्लाई इज फिक्स्ड, राइट। सो इसके हिसाब से एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी एंड इंक्रीज इन द इनकम इंटरेस्ट रेट। इसके लिए अगर आप चाहे तो एलएम कर्व को भी देख सकते हैं। एलएम कर्व का कैसे शिफ्ट होगा? सो ये तो हमारा स्पेकुलेशन डिमांड वाला है, यहाँ पे है हमारे इसके बीच में रिलेशनशिप है मनी डिमांड, मनी ट्रांजैक्शन एंड स्पेकुलेशन के बीच में। अब ये वाला है जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है। अब यहाँ पे देखिए, ये वाले पॉइंट पे द मनी डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन इज 60, राइट, और यहाँ पे इट इज इनकम इज 120। अब क्वेश्चन में क्या था? इनकम बढ़ रहा है। तो जब इनकम बढ़ रहा है तो दिस इज अबाउट द मूवमेंट अलोंग द मनी डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन। तो ये ऊपर की तरफ गया और इसकी वजह से क्या होगा? देखिए, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी भी बढ़ गया है। तो ये हो गया अराउंड 180 एंड 90, जो कि पहले था 120 एंड 60, राइट। अब ये पॉइंट से जब हम ऊपर जा रहे हैं, यू कैन सी दिस पॉइंट कि यहां पे क्या हुआ है? इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। तो यही क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, स्टार क्वेश्चन है ये। प्लीज इसको ध्यान से याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन एंड दिमाग इस पे बहुत ज्यादा लगाया हमने, राइट। क्लियर? ये सी समझ में आ गई सभी को? सो दिस इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिस्कल रिफॉर्म्स मेजर्स इन इंडिया। जैसे ये आज ही हम इसके बारे में बात करें तो सुबह इंडियन इकोनॉमी के क्रैश कोर्स एपिसोड नंबर 3 में।
सो यहाँ पे टैक्स जीडीपी रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, जाहिर सी बात है, फिस्कल रिफॉर्म का मतलब क्या है, वो सारी चीजें जिससे आप फिस्कल पॉलिसी को और अच्छा मेंटेन कर सकें। फिस्कल पॉलिसी का मतलब है जहां पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक बोरोइंग, पब्लिक डेट, ये सारी चीजें हम इसको ध्यान से देख सकें। तो एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट इज वन ऑफ देम। मैनेजिंग रेवेन्यू डेफिशिएट एंड फिस्कल डेफिशिएट, ये भी पॉइंट आता है। इंक्रीजिंग लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, ये नॉर्मली इट इज नॉट द फिस्कल रिफॉर्म्स, इट इज अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये वाला पॉइंट इज इनवैलिडेटेड। तो ये वाला 1 2 3 दे शुड बी करेक्ट, सो ए शुड बी द करेक्ट आंसर। राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। According to the provisional figures for 2011 census, which of the following state has the lowest child sex ratio in both the rural and the urban? तो ये डायरेक्टली हमारे सेंसस रिपोर्ट से आ जाता है, जो कि मैंने आपको ऑब्वियसली करवाया है, यूट्यूब पे भी है, ऐप पे भी करवाया है। सो दिस इज द आंसर इज हरियाणा। राइट, सो ये है आपके लिए, जिन्होंने नहीं देखा वो सेगमेंट, उनके लिए ये पोर्शन है। सो चाइल्ड सेक्स रेशियो इज बेसिकली 0 से लेके 6 के बीच में है। ये हमेशा कंफ्यूजन पॉइंट होता है कि 0 से 1 है, 0 से 5 है, 0 से 6 है। ये 0 से 6 है। अब यहां पे आप देख सकते हैं हरियाणा हैज रिकॉर्डेड द लोएस्ट एंड पुदुचेरी हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द अर्बन एरिया। तो हरियाणा का जो है दैट इज A32 इज द बेसिक आंसर। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इट इज हरियाणा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। Of the following, which sector experienced the maximum growth rate at 2004-5 prices in India? देखो ये क्वेश्चन अब चेंज हो चुका है, बिकॉज एक तो बेस ईयर चेंज हो चुका है और 2009-10 का क्वेश्चन कोई पूछेगा नहीं। तो इसको थोड़ा चेंज करते हैं, अडेप्ट करते हैं इसको। तो ये है 11-12 प्राइसेस, बिकॉज अभी का बेस ईयर जो है वो ये प्राइस चल रहा है, जीडीपी का ये प्राइस चल रहा है। और अगर हम यहाँ पे लिखें 2021-22, सो आंसर आपके सामने आता है ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ये इस बार के एरिया, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से अगर हम देखें, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यस, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, सो 11.9 इज द ग्रोथ रेट ऑफ ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज। राइट, फाइनेंशियल रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 4 है, एंड दिस इज 10.7। ये हमारे फर्स्ट एपिसोड से है, सो दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। दूसरी बात, यहां से एक क्वेश्चन और आया था जो कि आपके नवंबर 2021 के पेपर में आया था, जो कि ये था सबसे बेकार, वर्स्ट जो डिप था, सबसे बेकार कंडीशन जो थी सर्विस सेक्टर में, दिस वाज दैट अगेन फॉर ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, जो कि -18.2 था। लास्ट ईयर सर्विस सेक्टर का ग्रोथ जो था वो डिसिलेट किया गया है, नेगेटिव था, -8.4, और इस साल 8.2 हो चुका है। राइट, एडवांस एस्टिमेट इज एज पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के हिसाब से ये डेटा है। राइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। which in which of the following years gross domestic savings as percentage of GDP was the highest? तो ये देखिए, ये नॉर्मली आपको ये वाला डेटा जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स का जो डेटा है, ये नॉर्मली आपको इकोनॉमिक सर्वे में इतनी आसानी से नहीं मिलता है। सो आई हैव डन दिस, यू कैन जस्ट सी दिस पार्ट, ये टेबल के फॉर्मेट में मिलेगा, ये चैप्टर में नहीं मिलता आपको। ग्रॉस डोमेस्टिक जो सेविंग्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज अबाउट द ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, चेंजेस इन द स्टॉक एंड द ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। जीडीपी का कंपोनेंट है ये एक्सपेंडिचर मेथड से। सो यहां से आप देख सकते हैं द हाउस होल्ड, ये क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा गया है, लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग में सबसे ज्यादा किसका कंपोनेंट है। तो आप देखिए सबसे ज्यादा हाउस होल्ड का कंपोनेंट है। तो जीडीएस यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है? पहला है हाउस होल्ड, दूसरा है प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, और तीसरा है पब्लिक सेक्टर। सो अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा है आपका हाउस होल्ड सेक्टर, उसके बाद है प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, और उसके बाद है फाइनली द पब्लिक सेक्टर। सो ये हमेशा ट्रेंड मोर और लेस सेम ही रहा है, लास्ट 50-60 ईयर्स में यही मोर और लेस ट्रेंड रहा है। तो इसी को हम याद रखेंगे, हमेशा याद रखना कि हाउस होल्ड सेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग का इंडिया में। तो ये है 19.6, 18-19 में ये था, 19-20 तक का ही डेटा है इसमें। ये 2021 के इकोनॉमिक सर्वे के टेबल में इसके ज्यादा नहीं दे रखा, तो दिस इज समथिंग याद रखिएगा, 19 अराउंड है समथिंग, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट रहेगा। एनीवे, नेक्स्ट, ग्रोथ प्रोसेस रिजल्टिंग इनटू ब्रॉड बेस्ड बेनिफिट प्रोवाइडिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल इज रेफर्ड टू एज व्हाट? देखिए, फास्टर ग्रोथ बोल के कोई चीज नहीं होती है, राइट। हमारे पास डेफिनेशन जो है वो या तो इंक्लूसिव ग्रोथ की है या फिर सस्टेन्ड ग्रोथ की है।
एक्सक्लूसिव ग्रोथ की भी कोई डेफिनेशन नहीं होती है। इट इज बेसिकली जब हम किसी ग्रोथ के प्रोसेस में किसी को छोड़ दें। तो एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, इंक्लूसिव का है। इंक्लूसिव ग्रोथ का डेफिनेशन है, एक्सक्लूसिव ग्रोथ का डेफिनेशन नहीं है। हालांकि दैट इज द ऑपोजिट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। इसका मतलब यह होता है कि एक्सक्लूसिव ग्रोथ मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को ग्रोथ फेवर कर रहा है। सो यहां पे एक्सक्लूड कर दिया जाता है मेजोरिटी पार्ट को। इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम इंडिया में 8वें प्लान में इसके बारे में बात किया गया था, राइट। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है, ग्रोथ फॉर ऑल। ये वर्ड जहां पे भी आ जाए इसको याद रख लीजिएगा, ग्रोथ फॉर ऑल, पहली बात। दूसरी बात है इक्वल एक्सेस, इक्वल एक्सेस टू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, यानी कि सभी के लिए बराबर का एक्सेस रहेगा। हर कोई बराबर से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, किसी भी तरह का इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जो है उसमें उसका इक्वल हकदार हो। तीसरी चीज जो आती है वो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा। और इसका मतलब है इंक्लूसिव का मतलब सभी का मिला के, सबके साथ सबका विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ। ये पॉइंट याद रखिएगा। इंक्लूसिव मतलब ग्रोथ फॉर ऑल। सस्टेन्ड का मतलब है, सस्टेन तब आता है जब इंक्लूसिव ग्रोथ हो चुका है। तो सस्टेन के लिए प्री कंडीशन, यानी कि सस्टेन ग्रोथ तभी होगा जब प्री कंडीशन के हिसाब से हमने इंक्लूसिव ग्रोथ हासिल कर लिया है। इंक्लूसिव ग्रोथ हासिल करने के बाद हम सस्टेन ग्रोथ में जा सकते हैं, जहां पे बर्टलैंड ने सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दिया था, जहां पे हम लोग फ्यूचर जनरेशन का इंटर जनरेशन इक्विटी मेंटेन करके चल सकते हैं। वी कैन प्रेजेंट जनरेशन का जो यूटिलिटी है, फ्यूचर जनरेशन की जो यूटिलिटी है, उसको अगर डाउन ना करके अगर हम आगे चले तो दैट इज कॉल्ड अ सस्टेन ग्रोथ। जिनको समझ में आ गया उनके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा है, यू कैन जस्ट हैव अ रेफर टू दिस। इंक्लूसिव ग्रोथ इज एन इकोनॉमिक ग्रोथ दैट रेजेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर द ब्रॉड स्वैप्स ऑफ द पीपल, बहुत बहुत ब्रॉड सेगमेंट ऑफ द पीपल। और इसका मतलब क्या है, जहां पे जीएनपी बढ़ेगा, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, फैक्टर इनपुट बढ़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ेगा, राइट, डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, स्ट्रक्चरल चेंज होगा, ये सब कुछ इंक्लूसिव ग्रोथ में आता है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स इंक्लूसिव ग्रोथ, जैसे मैंने आपको बताया। जस्ट पॉज करके थोड़ा सा खुद पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर जो था वो था इंक्लूसिव ग्रोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान विटनेस द हाईएस्ट ग्रोथ रेट। ये स्लाइड मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, तो आप एक बार यहां से देख सकते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, यहां पे टारगेट है, उसके बाद एक्चुअल है, टारगेट एक्चुअल। तो अगर हम देखें सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोथ रेट कहां पे था, ये मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, इट वाज बेसिकली 11th 5 ईयर प्लान, जहां पे 7.9 का हमारा एक्चुअल ग्रोथ रेट था। अब यहाँ पे 11 तो है नहीं, सो यहाँ पे अगर हम देखें 9th 8th 10th 7th, सो इसमें से अगर देखा जाए तो 10th ही सबसे ज्यादा है, जहां पे आपके पास 7.8 है। तो यहाँ पे 10th में मैं लिख देता हूं यहाँ पे फॉर योर ईज इन रेफरेंस। 9th प्लान इट इज 5.5, 8th प्लान इट इज 5.8, 7th 5 ईयर प्लान इट वाज 5.8। तो सबसे हाईएस्ट जो है वो 10th प्लान है, और उससे भी ज्यादा जो है अगेन यू हैव द 12th 5 ईयर प्लान। बट ज्यादा उसमें बात नहीं कर सकते बिकॉज वो 2016-17 में खत्म हुआ था। नीति आयोग उससे पहले टेक ओवर कर चुकी थी। सो अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो 11th 5 ईयर प्लान ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज दैट इज द एक्चुअल प्लान, राइट, जो कि प्लानिंग पीरियड में खत्म भी हुआ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, for any pair of variable x and y, two regression equation, one regression of y on x and other regression of y on x on y exist। अच्छा ठीक है, okay, so I think I will be giving you some additional thing यहाँ पे। so let me just add a slide to my ppt, just give me a second। हाँ, थोड़ा सा रुकिए, तब तक आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा आगे लिख लेता हूँ। yes, यस, चलिए अब क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं डीकोड करता हूं। सबसे पहली बात, जब हम टेंजेंट की बात करें कि टेंजेंट ऑफ रिग्रेशन लाइन, राइट, सो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस इज एक्स बार एंड वाई बार, यहां पे दोनों के दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, राइट। तो यहां से वी हैव वन थिंग एज रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन लाइन ऑन वाई ऑन एक्स, एंड ये वाला जो है ये रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई है। ये वाला पॉइंट है, ये वाला एंगल है। तो ये जो एंगल है दिस इज tan थीटा, राइट। ये थीटा की वैल्यू जब दिस थीटा
इज इक्वल टू 90 डिग्री या थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में ये घूम सकता है। जब ये 0 डिग्री हो जाएगा तो 0 डिग्री का मतलब क्या है कि दोनों के दोनों लाइन ऐसे हो जाएंगे। यही वाला x ऑन y होगा और यही वाला y ऑन x होगा। ये कैंची की तरह है, जब कैंची की तरफ ये एक दूसरे के साथ ऐसे एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, सो द थीटा वैल्यू हियर, द थीटा वैल्यू हियर विल बी 0 डिग्री। और ये मैक्सिमम ऐसा जा सकता है जहां पे आपके पास 90 डिग्री है, राइट। सो अगर हम जीरो की बात करें हैं तो जीरो का मतलब है जब दोनों के दोनों लाइन एक ऊपर आ गया है, तो दिस इज कॉल्ड एज आर इज इक्वल टू 1, राइट। आर इज इक्वल टू 1। अब यहां पे आर स्क्वायर डेफिनेटली 1 हो जाएगा, राइट, बिकॉज आर इज इक्वल टू 1 या आर इज इक्वल टू -1। अगर ऐसा है, लाइन अगर ऐसी है तो थीटा बताएगा, तो दिस इज आर इज इक्वल टू 1। और अगर लाइन ऐसे रहे तो आर इज इक्वल टू -1। तो ये आपको दोनों ही केस में आर स्क्वायर की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 1। यहां पे भी आर स्क्वायर इक्वल टू 1, आर स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी कि जब थीटा इज इक्वल टू 0, right, तो then regression are perfectly correlation are perfectly collinear, perfect correlation। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, the tangent made by the two regression equation, right, uh, determine the each other determines the correlation coefficient। ये बिल्कुल सही पॉइंट है, right। tangent of the angle made by the two regression equation with each other determines the coefficient of correlation। regression model does not help in the identification of the dependent and independent। बिल्कुल सही है ये भी। रिग्रेशन हमें या कोरिलेशन हमें कभी भी डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट नहीं बताएगा। इट इज वी द रिसर्चर जो डिसाइड करते हैं कि डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है। रिग्रेशन हमें नहीं बताएगा। रिग्रेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट रिप्रेजेंट द कोवेरिएशन ऑफ द टू वेरिएबल। रिग्रेशन इक्वेशन रिप्रेजेंट द जॉइंटली द, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये पहले के दोनों सही हैं, राइट। और ये पॉइंट मैंने आपको जैसे बताया, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। यहां पे एक चीज और है, जस्ट जस्ट लेट मी उसको एक बार रिकॉल करने दीजिए। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसको, लेट मी जस्ट राइट इट। बहुत दिनों के बाद ये याद आ रहा है तो थोड़ा हो सकता है कि मैं लिखने में मेरा थोड़ा गड़बड़ हो जाए। तो ये जो है tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर, आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। यस, दिस इज द tan वैल्यू। ये थीटा वैल्यू है जो कि आर स्क्वायर सिग्मा एक्स वाई के साथ रिलेशनशिप देगा आपको। ये थीटा वैल्यू जो है यही है। इस थीटा के हिसाब से अगर थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा 90 के पास रहेगी उतनी ज्यादा उसका कोरिलेशन बढ़ेगा। आई सपोज दिस इज पॉइंट इज क्लियर। तो एक बार जल्दी से उसको लिख लीजिए, ऑल ऑफ यू। यस, इज इट फाइन? ऑल ऑफ यू थ्रू विद दिस? ये फॉर्मूला कितने लोगों ने पहली बार देखा है? I was getting that message from one of my technical friend who is still there। वो अभी भी देख रहे हैं कि सर my video is still on testing mode। तो वो लिख रहे हैं कि सर सही है सब कुछ, आई एम गोइंग। तो इसलिए उन्होंने, मैं मोबाइल देख रहा था बार बार। ओके, ग्रेट, फाइन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट, if x1 is equal to function of this and x2 is a function of this, then the two commodities are substitute। देखियो substitute का मतलब क्या है, price of टी जब बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ टी घटेगा, द डिमांड फॉर कॉफी विल इंक्रीज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी कि ग्रेटर देन साइन है। तो यानी कि जब डीपीटी, सॉरी एक सेकेंड, ये ऐसे होगा, कॉज ऊपर पीटी है, ठीक है। सो इट इज व्हेन डिमांड फॉर कॉफी अपॉन डीपीटी, राइट। तो ये वाला जब है, जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। सो दिस इज ग्रेटर देन 0। सो ये है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। और कॉम्प्लीमेंट्री के केस में क्या होगा, सपोज द प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांड ऑफ ब्रेड फॉल्स,
demand for butter rises, right? Demand for butter also falls, right? False. तो यहां पे क्या होगा? The D butter upon D price of bread, जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, सो दिस विल बी लेस देन जीरो, राइट? सो ये सिंपल सा तरीका है। जिस तरीके से क्वेश्चन देख के बहुत डर लग रहा होगा कि यार ये कैसे मैथमेटिकल नोटेशंस में आ गया, लेकिन एक्चुअली में ये हलवा है, राइट? सो हमें ये देखना है कि इसको अगर इसके कोडिंग लैंग्वेज में लेके जाऊं तो ये इसका मतलब है कि डी डी कॉफी यानी कि डी एक्स टू अपॉन डी पी वन ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो इसको ढूंढो, डी एक्स टू, और इसी तरीके से अगर हम उसका दूसरा वाला करें तो ये हो जाएगा dp2 ग्रेटर देन जीरो। सो x1 p2 ये वाला लेस देन जीरो गलत है, x1 p2 ये सही है, एंड ये गलत है, नहीं, इट इज x1 p2 ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, x1 x2 p1 ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो दिस इज द आंसर। देखो मेरे दोनों के दोनों इक्वेशन से मैच कर गया, एग्जैक्टली मैच कर गया, सो दिस इज द आंसर, राइट? कॉम्प्लीमेंट्री के लिए ये वाला होगा, तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री, दिस इज सब्सटीट्यूट। ऑल थ्रू, ऑल ऑफ यू थ्रू विद दिस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइमल्टेनियस इकोनोमेट्रिक मॉडल, राइट? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तकरीबन मैंने अभी तक 2012 से लेकर 2021 तक देखा, ये सब तकरीबन 6 टाइम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 6 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आइडेंटिफिकेशन इज अ प्रॉब्लम टू बी डेल्ट बिफोर एस्टिमेशन, डेफिनेटली यस। आइडेंटिफिकेशन के लिए दो तरीके हैं, ऑर्डर कंडीशन एंड रैंक कंडीशन। ऑर्डर कंडीशन इज अ नेसेसरी कंडीशन, रैंक कंडीशन इज सफिशिएंट कंडीशन। आइडेंटिफिकेशन से हमें ये समझ में आएगा कि उस इक्वेशन की नेचर कैसा है, ओवर आइडेंटिफाइड है, अंडर आइडेंटिफाइड है, या फिर जस्ट या एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड है। तो ये सही है बिल्कुल। ऑर्डर कंडीशन नेसेसरी बट नॉट द सफिशिएंट कंडीशन, डेफिनेटली यस। इसके बाद हम रैंक कंडीशन में जाते हैं। टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड गिव्स कंसिस्टेंट एस्टिमेटर इफ द इक्वेशन इज अंडर आइडेंटिफाइड, नहीं। अंडर आइडेंटिफाइड के केस में हम लोग उसको दोबारा से रिवैम्प करते हैं, मॉडल को दोबारा से रिवैम्प करते हैं, दिस इज इनकरेक्ट, राइट? टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर नहीं, ये जस्ट या ओवर में लग सकता है। अंडर इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड इज अप्लाई टू द रिड्यूस फॉर्म, दिस इज करेक्ट, राइट? तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन एकदम एग्जैक्टली वर्डिंग्स जो है हम बार बार पढ़ते रहते हैं। तो दिस इज 1, 2 एंड 4 दैट इज करेक्ट, द थर्ड वन इज इनकरेक्ट, तो ये होना चाहिए डी, राइट? बहुत बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं तो अब तक ये रट गया होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन में भी कई बार स्टूडेंट फंसते हैं। ये देखिए, ये वाला जो है दिस इज -1 से लेके 1, -1 से लेके 1 का मतलब है आर की जो वैल्यू है दैट इज बिटवीन -1 से लेके 1 के बीच में। तो इसका आर स्क्वायर करूंगा तो ये 1 ही होगा, राइट? 0 से लेके 1 के बीच में होगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, दिस इज कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट एंड दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो ये वाला जो है ये लिमिट है, कोरिलेशन बिटवीन। अब यहां पे क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, एक्स आर एक्स वाई का दे रखा है 0.3, आर एक्स वाई का 0.3 दे रखा है। यहां पे हमें नहीं पता कि एक्स एंड वाई कैसे हैं, तो ये पॉजिटिव नंबर है, राइट? और ये कोरिलेशन है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपको याद होगा कि अगर इसमें से बी एक्स वाई, बी वाई एक्स एंड आर, ये तीनों के तीनों एक ही साइन के होते हैं, कभी अगर तीनों के तीनों नेगेटिव है या तीनों के तीनों पॉजिटिव है, कभी ऐसा नहीं होगा कि इसमें कोई और कॉम्बिनेशन होगा। द कोरिलेशन बिटवीन दिस माइनस एंड ये, तो ये वाला है माइनस साइन के साथ होगा। यहां पे एक्स एंड वाई है, यहां पे आर माइनस एक्स माइनस वाई नहीं दे रखा, और इट इज आर एक्स वाई, सिंपल एक्स वाई दे रखा है, 0.3 है। तो माइनस एक्स एंड वाई के बीच में क्या होगा, दिस विल बी दिस। क्यों होगा? बिकॉज कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्केल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन। The square of correlation coefficient is the coefficient of determination. The coefficient of correlation between minus x and minus y, it is this. Again simple point. तो ये आ गया आंसर, कहां कैसे इसको मैच करें? It is 2 3 4 1, 2 3 4 1, B is the answer. Next question. डर्बिन वॉटसन टेस्ट, डी स्टैटिस्टिक जो है, हम इसको कोरिलेशन के लिए चेक करते हैं, राइट? सीरियल कोरिलेशन के लिए आर स्क्वायर इज बेसिकली द गुडनेस ऑफ फिट, डिक्यूफुलर टेस्ट इज बेसिकली फॉर स्टेशनरिटी, ऑगमेंटेड डिक्यूफुलर टेस्ट वगैरह वगैरह, एंड डमी वेरिएबल इज बेसिकली फॉर क्वालिटेटिव इफेक्ट। अगर डमी वेरिएबल के लिए आता है तो चाउ टेस्ट के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। चाउ टेस्ट के लिए दो चीजें यूज कर सकते हैं, या तो डमी वेरिएबल या फिर सॉरी ब्रेक के लिए, राइट? डमी वेरिएबल या चाउ टेस्ट यूज कर सकते हैं, दोनों ही हम यहाँ पे। सो द आंसर विल बी 3
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 it should be D. नेक्स्ट क्वेश्चन इन द सीईएस। देखिए जब भी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो यहां पे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कि अगर ये माइनस में दे रखा है तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस रो। अगर यहां पे सॉरी ये इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अगर यहां पे प्लस दे रखा है तो मान लीजिए जैसे यहां पे प्लस दे रखा है तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन विल बी 1 माइनस रो, राइट। अगर प्लस है इफ रो इज पॉजिटिव एंड इफ रो इज नेगेटिव, राइट। तो यहां पे सिंपल सा आंसर हो गया ये इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइट। नेक्स्ट, in the linear programming problem involving two variables, multiple optimal solutions are obtained when one of the constant, एक सेकंड। in linear programming problem involving the two variables, ठीक है, optimum नहीं मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आर obtained, ठीक है। एलपीपी में सिर्फ दो ही चीज हो सकती है, या तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा यानी कि एक मिलेगा, एक सॉल्यूशन जो है वो मैक्सिमम या मिनिमम होगा, या फिर इट विल बी मल्टीपल ऑप्शंस, राइट। मल्टीपल सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, राइट। अब मल्टीपल सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन तब होगा जब जो कन्वेक्स पॉलीहाइड्रॉन है, जैसे मान लीजिए कि बाउंडेड रीजन आ गया, इसका ऐसे ऐसे है, राइट। तो ये सारा का हमारा कॉमन रीजन आ गया, ये दिस इज अ कॉमन रीजन, राइट। अब ये वाला एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर 1 एंड दिस इज कांस्टेंट नंबर 2। अब इट विल बी गिविंग यू द ऑप्टिमम या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन जब इनमें से कोई एक लाइन ऑब्जेक्टिव लाइन के बराबर हो जाए, यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन और सब्जेक्टिव कांस्टेंट दोनों एक ओवरलैप कर जाए, या फिर इट इज पैरेलल, बिकॉज पैरेलल में भी स्लोप आर सेम, सो स्लोप इज सेम, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर सेम, राइट, सेम। सो या तो वो पैरेलल रहे या तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन और सब्जेक्टिव कांस्टेंट का दोनों ओवरलैपिंग हो जाए, तो हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशन आएंगे। यानी कि हर एक पॉइंट पे हमारे पास मल्टीपल, ये सारे के सारे जो हैं ये फिजिबल सॉल्यूशन मैक्सिमा या मिनिमा को बताएंगे। सो द ऑब्जेक्टिव फंक्शन शुड बी पैरेलल दैट फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ द फिजिबल रीजन, या इट कैन ओवरलैप या उसके ऊपर आ सकता है। ये द शुड बी परपेंडिकुलर, तो ये तो है यूनिक सॉल्यूशन के लिए, ये है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। यूनिक सॉल्यूशन के लिए एक ही जगह पे उसका टेंजेंसी वैल्यू होना चाहिए, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव है, यहां पे आपका मिनिमम एक पॉइंट आ जाएगा। तो यूनिक में इंटरसेक्शन होगा, पैरेलल जब होगा तो ऑप्टिमम इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन होगा। तो ये तो बिल्कुल गलत है, टू कांस्टेंट्स पैरेलल टू ईच अदर या ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ, यहां पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड सब्जेक्टिव फंक्शन, जैसे कि जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है वो और सब्जेक्ट टू कंडीशन में से कोई एक, अगर दोनों को होना चाहिए, दोनों कांस्टेंट पैरेलल होंगे तो फिर वो अनबाउंडेड हो जाएगा, दिस विल गिव यू अनबाउंडेड रीजन, राइट। तो इसका आंसर सही है ए। नेक्स्ट, इन एन ओपन इकोनॉमी मॉडल इफ ए इज द इनपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स i माइनस ए, तो यहां पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन चलता रहता है हमेशा। ये ए का मतलब क्या है, ये है इनपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स, राइट। ए 1 माइनस ए क्या होता है, ये है टेक्नोलॉजिकल मैट्रिक्स, और 1 माइनस ए बार क्या होता है, ये भी मैंने बहुत बार बताया है, इसका भी एक नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? ए जो गिवन होता है क्वेश्चन में, ये नॉर्मली गिवन होता है क्वेश्चन में, इसको हम इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं, या इनपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं, या इनपुट कोफिशिएंट, हाँ इनपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स। 1 माइनस ए करेंगे तो ये है टेक्नोलॉजिकल मैट्रिक्स, राइट। 1 माइनस ए इसको लियोनटिव मैट्रिक्स कहते हैं, we say that as Leontief matrix. So यहां पे जो पूछा गया है that is a viability condition. So viability condition is all the principal minor of this must be positive. ये आपका जो है this is the sufficient condition, right? This is a sufficient condition. यहां पे हम ये भी बोल सकते हैं कि सर ये भी तो आंसर है, but this is a necessary condition. This is a necessary condition. Determinant should be positive, ये necessary condition है. All the principal minor of 1 minus a matrix should be must be positive. ये आपका this is yes, this is the secondary condition, sufficient condition. अब ये क्वेश्चन अगर कोड में आता कि कौन सा सही है, तो आप लिखते हैं इसमें बी एंड डी, राइट। लेकिन क्वेश्चन में जो है वो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन नहीं है, कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि सिंगल सिलेक्ट करना है।
तो यहाँ पे आप सफिशिएंट यानी स्ट्रिंजेंट कंडीशन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अगर आप बी सिलेक्ट करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, बिकॉज बी इज इनकरेक्ट, बिकॉज बी जो है वो सिर्फ नेसेसरी कंडीशन है। राइट, आई होप दैट आई हैव गिवन द आंसर टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नेक्स्ट, फॉर अ कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, देखो कॉप डगलस कैसे दे रखा है, अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा, अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास आएगा आंसर 1। इसका मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1, दैट इज 1। और ये हमेशा कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की हमेशा से ये नियम रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू 1, और इसी सब्स्टिट्यूशन में हिग्स न्यूट्रलिटी इज इक्वल टू हैरेड न्यूट्रलिटी। ये हमेशा क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिग्रेशन मॉडल, यानी कि आर स्क्वायर की बात चल रहे हैं। आर स्क्वायर एक्सप्लेन्स द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। आर स्क्वायर हमें यह बताता है कि द प्रोपोर्शन ऑफ द वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो दिस इज करेक्ट. It can be used to derive the estimate of the extent of the variation in the value of y that is explained by the random factor, because right, so अगर r square is equal to 0.4, इसका मतलब है कि 64% of the variation in the dependent variable that is y is being explained by the independent variable, or the variation in the independent variable. 1 minus r square is basically 0.36, that is these 36% of the variation in the dependent variable is not being explained by the model on an average, यानी कि इसके लिए हमें अपने वेरिएबल्स बढ़ाने पड़ेंगे। सो दिस इज करेक्ट. डायरेक्शन ऑफ इंटररिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज इनकरेक्ट, राइट, क्योंकि आर स्क्वायर नहीं बताता है कि आर स्क्वायर विल बी बाय डिफॉल्ट अ पॉजिटिव नंबर। सो ये कभी भी रिलेशनशिप नहीं बताएगा कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ये कोरिलेशन बता सकता है। वहां पे माइनस होगा प्लस होगा तो बता सकते हैं, जैसे जब P बढ़ेगा तो Q बढ़ेगा, तो ये गिवन गुड हो गया, जब P बढ़ेगा तो Q घटेगा, दिस इज अ लॉ ऑफ डिमांड के वाले गुड्स हैं, राइट। बट डायरेक्शन डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इट इज आर स्क्वायर, इट इज ऑलवेज बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव। It can explain the influence, nahi, it cannot influence the intercept. So it is 1 and 2. I will be going with the option number B. Next question. The input coefficient of which of the following metrics are interpreted as the input directly required and indirectly per unit of the final good. So x is equal to 1 minus a inverse of d. तो ये वाला जो पॉइंट है, this is what the Leontief matrix, it tells you कि indirectly कितना required है, directly कितना final demand का consumption होगा. That is C answer. Indicate the year in which the food security mission was launched. It was 2007, October 2007 में ये launch किया गया था. Actually, you can read this small note on this. National Development Council, that is NDC, in its 53rd meeting held on this, decided to adopt a resolution to launch food security mission comprising of the rice, wheat, pulses. और इसमें food security mission में क्या क्या चीजें हैं, ये क्वेश्चन भी एक बार आया है। इसमें है राइस, wheat and pulses, राइट। सो इसको बढ़ाया जाएगा, राइस को बढ़ाया जाएगा 10 मिलियन से, व्हीट को बढ़ाया जाएगा 8 मिलियन से, और पल्सेस को बढ़ाया जाएगा 2 मिलियन टन से बाय द एंड ऑफ 11 5-year प्लान। देख सकते हैं हम, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन वाज लॉन्च इन अक्टूबर 2007, और उसके बाद 12th 5-year प्लान में इसको टारगेट चेंज कर दिया गया, जो कि 10 का बन गया 25, 8 का बन गया 10 और 2 का बन गया 8। इस तरीके से कुछ था, आप एक बार चेक कर लीजिएगा इसको ध्यान से, राइट। Moving to the next part, identify the source of agricultural credit in India from the quote below. कहां से हमें एग्रीकल्चर क्रेडिट मिलता है, एग्रीकल्चर का क्रेडिट कहां से मिलता है? ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक्स, मनी लेंडर, आरआरबीज, स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक्स नहीं देती हैं एग्रीकल्चर को पैसा, तो ये है 1 3 2 3, दिस इज व्हाट द आंसर शुड बी। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आगे चलते हैं जल्दी से। लो प्रोडक्टिविटी फॉर एग्रीकल्चर इन इंडिया, लो प्रोडक्ट, देखो ये क्वेश्चन जो है नॉर्मली इनका आंसर या तो नॉर्मेटिव साइंस के हिसाब से देना चाहिए, राइट, नॉर्मेटिव जो आइडियली होना चाहिए, राइट, इसमें अपनी क्रिटिकल इवैल्यूएशन छोड़ देना, सिर्फ एफर्मेटिव ही बात करना, और हमेशा मेजरली इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होता है। तो यहां पे भी इट इज ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया इज attributed to poor irrigation facility, heavy dependence on monsoon, absence of new technology, all of the above. So this is the best answer here, right? प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कैन बी एनहेंस्ड, देखिए यहां पे भी एक पॉइंट आपके पास आया। सो किस तरीके से हम इंक्रीज कर सकते हैं भाई? पब्लिक इन्वेस्टमेंट जैसे बढ़ेगा, इंक्रीज इरिगेशन बढ़ेगा,
हायर सपोर्ट प्राइस, डेफिनेटली यस। सपोर्ट प्राइस जैसे अभी आपने देखा होगा 100% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, राइट, कॉस्ट ओवर रिटर्न है। सो हायर सपोर्ट प्राइस रहेगा तो इट विल बी बेसिकली इंश्योरिंग फार्मर्स कि उनको इतना पैसा तो मिलना ही मिलना है। शिफ्टिंग वर्कर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल टू एग्रीकल्चर, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर, राइट। तो इंडस्ट्री से एग्रीकल्चर में आ जाएगा तो उसमें लिए अलग टेक्निकल नो हाउ है, यहाँ पे अलग टेक्निकल नो हाउ है, तो दैट विल नॉट हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। 1 2 3 इज व्हाट इट शुड बी द आइडियल आंसर, right? High powered money comprises of currency held by the public. I think this you can do it, right? High powered money का मतलब है monetary base और M0 basically, right? So I think all of you can answer this question. Yes, monetary base है ये. So it is the currency held by currency held by the public, cash reserves of the bank and other deposit of RBI, right? Simple सा क्वेश्चन था ये। हाई पावर ये एक्चुअली वो पैसा है जो कि आरबीआई प्रिंट करती है, राइट। इसमें क्रेडिट क्रिएशन नहीं आया है। कैपिटल टू रिस्क, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लगा है बिकॉज बेजल 1 नहीं है ये, राइट। इट वाज बेजल, अगर हम यहाँ पे बात करें बेजल 1 की, तो बेजल 1 ने मेरे ख्याल से 8% बोला था, राइट। जिसको बेजल 3 में इसको दोबारा 8% ही रखा गया था, लेकिन आरबीआई ने 9% के करीब बोला था। एनीवे देयर इज अ कंफ्यूजन इन दिस टॉपिक, आप यहां से इसको देख सकते हैं थोड़ा सा। आई हैव इफ यू वांट यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन सी दैट बेजल 1 के हिसाब से 8% था, जैसे मैंने आपको बताया ये एक्चुअल बेजल नॉर्म से ही मैंने लिया है, इट इज नॉट 8, राइट। राइट, इंडिया में आरबीआई ने मैंडेट किया था कि कमर्शियल बैंक्स जो है वो 9% रखेंगे और फॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इट विल बी 12%। अब यहाँ पे जो है ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, तो ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इज 9%, राइट। तो अगेन इट इज बेजल 3 के हिसाब से है, इट इज नॉट बेजल 1, right? So that is what my point is. Basel 3 norms have prescribed a CAR of 8%। इनको CAR के बारे में और ज्यादा पढ़ना है तो उनके लिए ये स्लाइड मैंने रखा हुआ है, ये पहले भी मैं दिखा चुका हूं। कैपिटल एडुकेसी रेशियो, दैट इज द कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल। टीयर 1 कैपिटल क्या होता है, ये वो कैपिटल है जो कि लॉसेस को एब्जॉर्ब कर सकता है, ताकि लॉसेस को एब्जॉर्ब कर सकता है विदाउट द बैंक बीइंग स्टॉप ट्रेडिंग। बैंक बिना बंद किए ये वो कैपिटल है जो एब्जॉर्ब कर सकता है। और दूसरा है टीयर 2, ये वो वाला पैसा है जो कि बैंक को बैंकरप्ट होने से बचा सकता है, यानी कि ये फाइनल वो वाला पैसा है जो कि वाइंडिंग अप, जब कुछ नहीं हो पा रहा तो वाइंडिंग अप करने के लिए ये पैसा दे दीजिए, उसके बाद यू आर नॉट इन ए प्रॉफिट, नॉट इन ए गेन, आप एज अ बैंक यू डोंट ओ एनीथिंग टू एनीवन, राइट। तो टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल अपॉन द रिस्की वेटेड एसेट्स, जस्ट रीड इट फॉर द टाइम बीइंग एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट, which of the following financial institution are operating in the money market? मनी मार्केट है, एक मनी मार्केट होता है, एक कैपिटल मार्केट होता है। मनी मार्केट में ऑल द बैंक्स होते हैं या आरबीआई के सब्सिडीज होते हैं, और फाइनेंशियल मार्केट में या कैपिटल मार्केट में यू हैव द सेबी प्लानिंग, राइट। सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, ये सब काम करते हैं। सो मनी मार्केट में वी हैव द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक्सेप्टेंस हाउसेज एंड सेंट्रल बैंक। स्टॉक एक्सचेंज नहीं होगा यहाँ पे, तो दीज आर द 3 दैट विल बी देयर। सो 1 2 3 इट शुड बी डी। Next, the capital base of regional rural is found to be weak. Yes, नरसिम्हा कमेटी के हिसाब से भी यही पॉइंट था कि आरआरबी का जो कैपिटल बेस है वो बहुत वीक है। The deposit mobilization of the RRBs have been inadequate, ये भी सही है। इस पॉइंट का मतलब क्या है? What is the meaning of the deposit mobilization? मतलब ये है कि आरआरबीज जो है वो it has failed to attract more of savings, यानी कि रीजनल रूरल बैंक जो है वो ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट्स ल्यूक्रेट नहीं कर पाए, अट्रैक्ट नहीं कर पाए। सो अब जरा इसको एजर्शन रीजन को देखते हैं। द कैपिटल बेस ऑफ रीजनल रूरल बैंक इज फाउंड टू बी वीक। तो आरआरबी का कैपिटल बेस वीक है। क्या ये इसलिए वीक है बिकॉज उनके पास सेविंग नहीं आ रहा है? नहीं, देर आर मेनी इश्यूज, जैसे इनएफिशिएंसीज, ब्रांचेस में इनएफिशिएंसीज हैं, उनको कैपिटल ही कम दिया गया है, बहुत सारे ब्रांचेस हैं, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होती है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से ये दोनों के साथ लिंकअप नहीं हुआ। सो दिस इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी, बट नॉर्मली कैपिटल बेस बहुत बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये वीक है। इट इज नॉट ओनली वन। सो
इसी के बाद आता है लीड अप्रोच वगैरह वगैरह, लीड सर्विस स्कीम अप्रोच वगैरह आती है. सो दिस इज करेक्ट, बट दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द आंसर बट नॉट द कंप्लीट आंसर. सो आई विल गो विद नॉट के साथ. यहाँ पे देख लीजिए नॉट नहीं है, ये वाला है. तो दिस इज द बी आंसर, दैट शुड बी द करेक्ट हियर. दोनों के दोनों सही है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. M3 ब्रॉड मनी कौन सा है इसमें से? आई थिंक दिस इज द करेंसी डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई. सो इट इज द 68 का डी पार्ट. वेरी सिंपल पॉइंट. विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली. देखिए ये क्वेश्चन अब पुराना हो चुका है. यहाँ पे अब अगर आता है 2021-22-21 का, तो यहाँ पे दो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. नंबर वन इज लॉकडाउन. जैसे आज सुबह ही हमने इसके बारे में बात किया था. लॉकडाउन प्रोलॉन्ग क्राइसिस था, प्रोलॉन्ग सप्लाई चेन टूट गया था. सो सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस. और अगर यही क्वेश्चन 2021-22 के बारे में आता है, तो इसमें भी लॉकडाउन या सप्लाई चेन हम बोल सकते हैं, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन. एंड सेकेंड पार्ट इज योर फ्यूल प्राइसेस. तो अगर 2021-22 का पूछे तो फ्यूल प्राइसेस एंड सप्लाई चेन, अगर 2020-21 का पूछे तो लॉकडाउन एंड सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस विल बी द आंसर. नेक्स्ट, जॉन रॉबिन्सन ग्रोथ मॉडल कैपिटल एक्यूमुलेशन डिपेंड्स अपॉन. जॉन रॉबिन्सन, ओके. सो इसके लिए तो मुझे लगता है कि इसको डिराइव करना पड़ेगा, बिकॉज ये तो सिंपल तरीके से होगा नहीं. ओके, लेट मी थिंक ऑफ इट कि कैसे स्टार्ट करूं. ओके, लेट मी जस्ट ऐड वन स्लाइड टू माय पीपीटी सो दैट यहां पे मैं डिराइव कर सकता हूं इसको. यस, यहां पे स्लाइड ऐड किया. ओके, सो इसके हिसाब से रॉबिन्सन के हिसाब से द जीडीपी जो है दैट इज पीवाई इज पीवाई इज बेसिकली जो वेजेस है, राइट, वेजेस का कंपोनेंट है. और इट इज डब्ल्यू एन प्लस पाई पी के. ये वाला जो है ये वेजेस है, वेजेस इनटू नंबर ऑफ लेबर्स. और ये है पाई का मतलब है प्रॉफिट रेट, प्रॉफिट रेट इनटू पीके, यानी कि द जो इंटरेस्ट में अमाउंट आ रहा है, द इंटरेस्ट अमाउंट. सो नेशनल इनकम इज डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट, दैट इज वेजेस प्लस इंटरेस्ट रेट. नाउ इसमें हमने डिवाइड किया इसको. सो ये हो जाता है पूरा ये. सो दिस इज कमिंग लाइक दिस. ये पी और पी था, ये कैंसिल हो गया. सो वी हैव दिस. नाउ पाई के इज इक्वल टू डब्ल्यू एन माइनस वाई, राइट. यहां से अब हमने क्या किया, वी हैव टेकन पाई यहां रखा, डब्ल्यू एन पी माइनस वाई अपॉन के. नाउ डिवाइडिंग बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एन. हम हमेशा एन से करेंगे बिकॉज पर कैपिटा हमें चाहिए होगा. सो ये आ जाएगा डब्ल्यू एन पी एन माइनस वाई बाय एन अपॉन के बाय एन. ये आ गया पाई. सो ये एन से एन कैंसिल, तो ये आ जाता है आपके पास. एक सेकेंड, ये वाला इधर आया ना. या माइनस साइन में कुछ गड़बड़ किया क्या? ये इधर गया, यहाँ माइनस की गड़बड़ कर दिया एक मैंने. एक सेकेंड. तो ये जब उधर गया तो ये माइनस आएगा, राइट. तो यहाँ पे यस, आई थिंक छोटा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. सो इट विल बी y माइनस डब्ल्यू एन पी, राइट. और ये p कट गया है तो ये ऐसे रह गया. एक सेकंड, मैं यहां से दोबारा ही करता हूँ. जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज. डेरिवेशन एक बार माइनस प्लस की गलती हो जाती है, फिर उसके बाद गलत ही रह जाता है हमेशा. लेट मी जस्ट डू इट. सो इट इज पाई के को यहां रहने दिया, y माइनस डब्ल्यू एन अपॉन p, राइट. सो पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू एन अपॉन p अपॉन k, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n, राइट. सो ये आ गया पाई y बाय n माइनस डब्ल्यू बाय p, n कैंसिल, राइट. नीचे आ गया k बाय n. So finally this is y by n minus w by p upon k by n. ये वाला है, this is the productivity. Y by n is the labor productivity.
W by P is basically your real wage. Capital by labor, it is the capital labor ratio, right? ये वाला क्या है? This is the profit relationship, profit, and this is the wage relationship. On the other hand, we have pi is equal to delta k by k. So it is the profit rate is equal to delta k by k. So from 1 and 2 we can get delta k by k is equal to y by n minus w by p upon k by n. ये है जॉन रॉबिन्सन के मॉडल का इक्वेशन, और इसका मतलब है जब हम यहाँ पे जाते हैं तो दिस इंडिकेट्स दिस प्रॉफिट वेज रिलेशनशिप एंड द लेबर प्रोडक्टिविटी. प्रॉफिट वेज रिलेशनशिप का मतलब है पाई पी के, और ये लेबर प्रोडक्टिविटी का मतलब है वाई बाय एन, राइट? सेविंग इनकम इन्वेस्टमेंट रेशियो नहीं है, प्रॉफिट इनकम रेशियो एंड कैपिटल प्रोडक्टिविटी नहीं होता है, सेविंग इनकम रेशियो नहीं है. तो दिस आंसर इज बी. आई हैव गिवन यू द एक्सप्लेनेशन हियर, आप यहां से देख सकते हैं. Next, in Hicks neutral technical progress, the technical progress is both labor and capital augmenting. So Q is equal to A T F K L. इसका मतलब है ये है augmenting portion जो कि both labor and capital के लिए है, तो it is labor and capital augmenting both है. इसको कई बार कई बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ है that it's a function of A T K and J T L, यानी कि दोनों के पास फैक्टर प्रोडक्टिविटी है, राइट? अगर हम यहीं पे हैरेड की बात करेंगे तो दैट विल बी बेसिकली लाइक दिस, वो सिर्फ लेबर ऑगमेंटिंग होगा, यानी कि सिर्फ लेबर के साथ रहेगा. एटी जो कंपोनेंट है लेबर में भी रहेगा. इसी टाइप का क्वेश्चन 2018 या 19 में आया था, आप एक बार चेक कर सकते हैं, दिसंबर 18 या 19 में था, सेम इसी फॉन्ट में था वो क्वेश्चन, राइट? सो हिक्स इज बोथ लेबर एंड कैपिटल, हैरेड इज लेबर ऑगमेंटिंग एंड सोलो इज कैपिटल ऑगमेंटिंग, राइट? ऑगमेंटिंग वर्ड का मतलब है कि चाहे आप उसमें आउटपुट चाहे आप उसमें चाहे कैपिटल को बढ़ाइए या टेक्नोलॉजिकल लगाइए, द राइज इन द टेक्नोलॉजी इज इक्वलेंट टू द राइज इन द फिजिकल कैपिटल, तो कैपिटल ऑगमेंटिंग है वो. ओके, डुअल गैप मॉडल कैन बी फिल्ड बाय, ये हॉलिस चेनरी का मॉडल है, इट इज बाय फॉरेन एड. एक बार देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा था. सो y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, इनका मॉडल ये था जहां पे g नहीं है, इन्होंने सिंपल ये लिया था. सो y माइनस सी इज इक्वल टू आई प्लस एक्स माइनस एम, और इसका मतलब क्या है? सेविंग. सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस एक्स माइनस एम, दैट इज सेविंग माइनस आई इज इक्वल टू एक्स माइनस एम. तो इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज आई माइनस एस इज इक्वल टू एम माइनस एक्स. ये वाला जो है ये है ट्रेड बैलेंस, यानी कि ट्रेड डेफिशिएट दिखाएगा. ट्रेड डेफिशिएट यानी कि जहां पे इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इफ इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, तो ट्रेड डेफिशिएट है. और यहां पे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इज लेस देन सेविंग्स, तब ये उल्टा हो जाएगा, राइट? बिकॉज यहां पे एक में नेगेटिव रहेगा तो दूसरा उल्टा हो जाएगा. अब ये समझ लीजिएगा, एस अगर ये नेगेटिव है तो दिस इज बेसिकली सपोज -2, ऐसा कुछ है. तो i इज इक्वल टू -2 प्लस s, जो कि s विल बी लेस देन i, इस तरीके से है. एनीवे, सो डुअल मॉडल के हिसाब से अगर कभी भी जो गैप है, सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप या फॉरेन ट्रेड डेफिशिएंट का गैप जो है, दैट कैन बी फिल्ड बाय द फॉरेन एड. फॉरेन से पैसा लेके आप उसको गैप को फिल कर सकते हो. सेविंग रेस करने से इसमें ज्यादा फायदा नहीं होगा, दैट इज द फॉरेन एड ओनली, ये इनका कहना था होलिस चैनरी का. लर्निंग बाय डूइंग इज गिवन बाय केनेथ एरो, कोई और एग्जांपल इसमें फिट नहीं है. हिक्स, रॉबिन्सन, कैल्डर नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ये 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है अभी तक की हमारी जर्नी में. इट इज अ ह्यूमन रिसोर्सेज दैट इज गेनफुली एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. टोटल ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं होता, उसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, टोटल पॉपुलेशन भी नहीं होगा. इट इज अ ह्यूमन रिसोर्स गेनफुली एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, which of the following is disadvantageous to the developing countries international trade. disadvantages मतलब इनमें से ये सबसे जो harmful रहेगा वो कौन सा इनमें से रहेगा? So I think protection, free trade, protection is not harmful, disadvantages तो नहीं है. free trade maybe yes, this can be. export of primary and import of manufactured goods, ये उससे ज्यादा खराब है, राइट? फ्री ट्रेड तो है ही है. फ्री ट्रेड से क्या होगा कि हमारे एक्सपोर्ट जो है बाहर जा रहे हैं और हमारे देश में बाहर के इंपोर्ट्स आ रहे हैं. इससे सिर्फ एक पार्ट का स्टोरी खराब हो रहा है, वो क्या है कि हमारे देश के जो इन्फेंट इंडस्ट्री है वो खराब हो रहे हैं. दे आर एक्सपोज टू ह्यूज कंपटीशन.
बट अगर हमारे देश से हम एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स करें और हम मैन्युफैक्चर गुड्स करें, तो इससे क्या होगा, डबल नुकसान होगा। दिस इज द दो धारी तलवार। एक तो हमारा एक्सपोर्ट भी खराब हो रहा है, राइट, और एक हमारे इंपोर्ट्स भी खराब हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो एक्सपोर्ट है वो प्राइमरी प्रोडक्ट का है, तो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट विल ऑलवेज बी लेस देन द प्राइस ऑफ इंपोर्ट, बिकॉज ये रॉ मटेरियल, कोई वैल्यू एडिशन नहीं है इसमें। रॉ मटेरियल के साथ साथ वैल्यू एडिशन है, तो ये हमेशा ज्यादा रहेगा। टर्म्स ऑफ ट्रेड हमेशा खराब रहेगा हमारा, अगर किसी भी डेवलपिंग कंट्री की बात करते हैं तो ये गलत है, राइट। तो ये तो है ही है, ये तो खराब है ही है, ये खराब मान के चलो। ये इसके 2 डोज खाने से किसी को प्रॉब्लम होगा, और ये तो 1 डोज खाने पे ही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, इसको तो मतलब पेट पकड़ के बैठ जाएगा वो। तो दिस इज दैट केस। तो सी इज मोर हार्मफुल। यस, विद दिस आई कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। जरूर मुझे बताइएगा कि कैसा आपको लगा ये पूरा का पूरा, एंड हाउ वाज योर जर्नी विथ मी सो फार। और इसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस, कल हम करेंगे जून 2012 का पेपर, जून 2012 का पेपर। यस, राइट, एंड वी विल डिस्कस दैट। और आई होप दैट ऑल ऑफ यू प्रिपेयर वेल। मेरी जितनी भी वीडियोस हैं अभी तक की, जो ऐप में किया है, फ्री सेशन ऐप में, जिनको नहीं पता, जो लेट से सुन रहे हैं, मैराथन मैराथन मैंने 9 के 9 यूनिट्स का पूरा करवाया है। हर एक में ऑन एन एवरेज, चाहे वो मैराथन मैक्रो का हो, माइक्रो का हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का हो, कमिटी स्पेशल हो, इन्वायरमेंट एंड डेमोग्राफी हो, पब्लिक इकोनॉमिक्स हो, इसके अलावा क्या था, और भी किया है, मुझे याद नहीं आ रहा कुछ, राइट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मनी, मैथ, इकोट्रिक्स, स्टैट्स, ये वाला पूरा, राइट। तो ये सारे के सारे, और ये ऐसे ही नहीं है, इन सभी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से लेके बाकी सबका मैंने आंसर की भी दे रखा है, इसका आंसर की भी दे रखा है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे मैक्रो एंड माइक्रो का आंसर कीज मांग रहे हैं, और शायद यही रीजन है कि मैं इसके साथ शेयर नहीं कर रहा हूं, राइट। तो इसलिए मैंने इसका आंसर की शेयर नहीं किया। ऑलरेडी मैं वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुका हूं। हर एक मैराथन में ऑन एन एवरेज 220 के ऊपर क्वेश्चन है, कहीं कहीं तो ये 350 के करीब जा रहा है। तो 220 से लेके 350 क्वेश्चन, पूरी दुनिया जहान के जितने भी यूजीसी नेट के क्वेश्चन है, सारा का सारा 2004, 5, 6, 7, 8, 9 से लेके 21 तक, इस तरह की कवरेज फ्री में टू एवरी स्टूडेंट जस्ट बिफोर द पेपर। आई थिंक आई मस्ट पैट माई सेल्फ कि मैंने कुछ इनक्रेडिबल काम किया है। इसके अलावा वी हैव डन विद द इंडियन इकोनॉमिक क्रैश कोर्स। डू प्लीज बी अवेयर फॉर योर ओन बेनिफिट। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। जरूर कमेंट में लिखिएगा कि कैसा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।